हेलो, कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को लास्ट वीडियो जो है हमारा ट्रेंड एनालिसिस वाला वो अच्छा लगा होगा। तो उसी कोर्स को हम आगे बढ़ाते हुए और ये हम दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि पहले हमने एक ओवरऑल ट्रेंड देखा कि किस सब्जेक्ट का किस तरह का वेटेज है, कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब कैसे बीपीएससी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्वेश्चन को कैसे रखी हुई है, कैसे सिलेबस को पूरा कवर करती है। उसके पहले हम लोगों ने बहुत सारे वीडियो में बुक लिस्ट की भी चर्चा मतलब किया है। और अभी हम लोग क्या करेंगे ना कि मतलब अब जो है वो सब्जेक्ट वाइज जो 11 मॉड्यूल हमने डिफाइन किया था आप लोगों के सामने, जो 11 मॉड्यूल हमने डिफाइन किया था, इसको एक एक करके लेंगे और इस पे काम करेंगे। ठीक है। उसके पहले बता दें, आप लोगों को तो पता ही है कि 15 नवंबर से एकदम एक मस्त सा बिल्कुल एकदम सॉलिड सा क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोग को बहुत मजा आने वाला है उस क्लास में। ठीक है। जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर पता ही है मेरा, और फीस भी मैंने आप लोगों के को बता ही दिया है ग्रुप में कि वो फीस क्या है, वो आपको तो पता ही है। बिल्कुल, मतलब इतना नॉर्मल फीस, इतना कम फीस में आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन नहीं कर सकते बीपीएससी के पटना के बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूशन का। तो ये फीस नहीं है, ये मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अगर कुछ पैसे मुझे दोगे तो मैं रिस्पॉन्सिबल हो जाऊंगा आपके काम, आपके लिए काम करने के प्रति। आप ज्वाइन कीजिए। मेरा दावा है कि ये आपके सिविल सर्विस के जो प्रिपरेशन के पीरियड का जो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होने वाला है, ये मेरा दावा है। आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आपको असाइनमेंट्स तो मिलेगा ही करने के लिए, इसके साथ मॉक भी मिलने वाला है, पास पेपर हम लोग करेंगे ही। ठीक है। इसके अलावा एक चीज जो कल के वीडियो में मैं आप लोगों को बताना भूल गया था वो ये है कि हम लाइव क्लासेस तो करेंगे, लेकिन बाय द वे कि अगर मतलब किसी कारणवश आप लाइव क्लास में नहीं जुड़ पाते हो तो हम आपको वो रिकॉर्डेड वीडियो, जो हमारा वो रिकॉर्डेड वीडियो होगा वो हम आपको दे देंगे। और उसके साथ ही जब आप, चूंकि मेरा प्रॉमिस तो आप लोगों से इंटरेक्टिव सेशन का है, तो मेरा फॉर्मेलिटी पूरा नहीं हो जाता आपको वो रिकॉर्डेड वीडियो दे देने का। आप लोग जो भी क्लास मिस करोगे, वैसे तो मिस मत करना आप लोग क्लासेस, क्योंकि वो फिर आप पे बर्डन बनता चला जाएगा। तो हम लोग सैटरडे या संडे को एक स्पेशल सेशन रखेंगे। अगर कुछ ज्यादा लोगों का क्लासेस छूट जाता है तो हम लोग स्पेशल सेशन रखेंगे और उसमें सिर्फ वही लोग जुड़ेंगे जिनका क्लास छूटा था, और हम लोग उस चीज को क्लियर कर लेंगे। और अगर सिर्फ एक या दो लोगों को उनका छूटता है तो हम लोग फोन पे बात करके उस चीज को बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे। मतलब 24/7 मैं आपके साथ हूँ। मेरा फॉर्मेलिटी सिर्फ आपको कोर्स कंप्लीट कराने के लिए नहीं है। खैर, जो भी हो, क्लासेस आप ज्वाइन करना चाहो तो करो, और नहीं ज्वाइन करना चाहो तो अब जो हम लोग अप्रोच पे काम करने वाले हैं, अब जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पूरा प्रोसेस की कैसे किस चीज को कैसे कवर करना है, क्या टॉपिक है। एक्चुअली में हम लोग माइक्रो एनालिसिस करेंगे हर सब्जेक्ट का। ठीक है। टॉपिक्स कहते हैं ना कि वो कंटेंट डिसाइड, क्या हमने कल हम लोगों ने बात किया था ना कि क्या पढ़ना है। ठीक है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये डिसीजन लिया था ना कि क्या पढ़ना है सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो वही आप देखते हो ना, किसी बुक के पहले भी कंटेंट होता है, तो हम लोग ये कंटेंट ही बनाने वाले हैं। और उम्मीद करते हैं कि अगर आप क्लासेस लोगे तो आपको बहुत फायदा होने वाला है, और नहीं लोगे, जितना हो पाएगा मेरा यूट्यूब पे शेड्यूल मैंने जारी कर दिया है क्लासेस का, जितना हो पाएगा मैं यूट्यूब पे करूंगा ही। उसके अलावा भी अगर आप कहीं से कुछ पढ़ना चाहोगे तो आपको कहीं और दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो से टॉपिक उठाना, इंटरनेट पे सर्च करना, यूट्यूब पे वीडियोस देख लेना उससे टॉपिक से रिलेटेड, या फिर आप गूगल पे भी पढ़ सकते हो उससे रिलेटेड। ठीक है। नई क्लासेस करना है कोई जरूरत नहीं है, छोटा मोटा फीस है वो भी देने की जरूरत नहीं है मुझे। मैं टॉपिक्स आपको बताते जा रहा हूँ, आप उसको पढ़ लेना। हाँ, लेकिन एक चीज है, कंसेप्ट क्लियर रखना, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर तो एग्जाम क्लियर। ठीक है ना। तो इसी के साथ हम लोग शुरू करने वाले हैं। देखिए, उस शुरू करें। आज का जो हमारा सिलेबस है, मतलब आज जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं मॉड्यूल, वो हमारा है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स ये हमारा मॉड्यूल 1 है। आप लोगों को तो पता ही है, लास्ट वीडियो का पीडीएफ भी मैंने ग्रुप में डाल दिया है। जो ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं, डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दे दे रहा हूं, आप लोग ज्वाइन कर लेना। ठीक है। और याद रहे 15 नवंबर। ठीक है। छठ के बाद जो मंडे आएगा उसमें। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोगों ने लास्ट वीडियो में
जो है वो बीपीएससी के पास्ट पेपर का जब हम लोगों ने एनालिसिस किया था, तो हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स को कुल 4 पार्ट में डिवाइड किया था। पांचवा भी पार्ट था, लेकिन पांचवा पार्ट को नए सिलेबस में उसका कोई रोल नहीं है, तो हम लोगों ने उसको छोड़ दिया। पहला था हमारा कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोड्यूसर बिहेवियर, ठीक है। और तीसरा था हमारा मार्केट, और ये डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी। ठीक है, ये 4 पार्ट में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था। एक चीज देखिए, मैं थोड़ा सा बेसिक जरा सा बात करूंगा, ज्यादा नहीं। माइक्रो इकोनॉमिक्स को ये 4 पार्ट में बांटते क्यों है? सबसे पहली बात है कि जो सामान जो है, जो खाएगा, ठीक है, ज्यादा आप लोग रिलेट मत करना सब्जेक्ट से, मैं थोड़ा इनफॉर्मल लैंग्वेज में बात करता हूं ताकि चीजों को आप बेहतर तरीके से समझ पाओ। जो खाएगा, जो बनाएगा, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पे खाने और बनाने वाले एक दूसरे के साथ सौदा करके हम आपको पैसा दें, आप हमको खाना दें, ऐसा होना चाहिए। उसके बाद जो पैसा होता है उसको फिर लोगों में बांटना है। कैसे? जिसका घर था, जिसने काम किया, ठीक है। तो इस तरह से चीजों को हम लोग बांटते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को इसीलिए 4 पार्ट में बांटते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? खाने वाला, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले कंज्यूमर पढ़ते हैं, जो कंज्यूम करेगा चीजों को, जो उपभोग करेगा, उपभोक्ता सबसे इंपॉर्टेंट। उपभोक्ता जो खाएगा, मतलब उपभोक्ता जो कंज्यूम करेगा, उपभोग करेगा, ठीक है। उसके बाद वो जो उपभोग करेगा, तो उसके उपभोग के लिए जो सामान बनाएगा, ठीक है, वो कौन होगा? तो प्रोड्यूसर होगा, उत्पादक, ठीक है। अब ये कंज्यूमर और प्रोड्यूसर मिल करके कहां पे सारा डील करेंगे? तो मार्केट में डील करेंगे, ठीक है। आपके बगल का जो हटिया है ना, आपके घर के बगल में जो हटिया लगता है, वहीं पे ये लोग सारा चीज डील करेंगे। अब यहाँ हम पैसा तो कमा लिए, लेकिन हमारा था कि एक आदमी रोटी बनाया था, एक आदमी दाल बनाया था, एक आदमी चावल बनाया था, ठीक है। हमने किसी का गैस यूज किया था, हमने किसी का किचन यूज किया था, तो जिसका किचन यूज किया था उसको हम किचन का भाड़ा देंगे। जिसका हम गैस उठाए थे उसको भी हम भाड़ा देंगे, ठीक है। जिसने रोटी बनाया था, चावल बनाया था, दाल बनाया था, उसको हम मजदूरी देंगे। और इन सब के बाद जिसने ये बिजनेस शुरू किया था खिलाने वाला, तो जो मेन मालिक है, उसको क्या मिलेगा? तो उसको मिलेगा प्रॉफिट, जो पैसा बचेगा, लाभ। अगर खाना ज्यादा दाम में बिका है तो, और अगर खाना ज्यादा दाम में नहीं बिका है तो उसको लॉस होगा, ठीक है। और अगर उसको लॉस होगा तो वो क्या करेगा? वेस्ट कम कर देगा। ये टिपिकल कंसेप्ट नहीं है, आप घुसना मत इस चीज के ऊपर, वो हम ऐसे ही आपको फॉर्मल लैंग्वेज में ये सब चीजें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये 4 पार्ट में बांटते हैं। अब एक चीज और देखिए कि कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। ये कंज्यूमर बिहेवियर को इकोनॉमिक्स में कितने पार्ट में बांट के हम लोग पढ़ लेते हैं, वो भी देखना है। अब कितने पार्ट में बांटने का नहीं, अलग अलग तरह से थ्योरीज आता गया, तो अलग अलग चीजें हम लोग करते गए। सिलेबस को अगर हम निचोड़े पूरी तरह से एकदम, उसको पहले साफ उफ करके उसके बाद अगर निचोड़ दे पूरा पानी उसका, और उसके बाद अगर उस पानी को देखें, तो कंज्यूमर बिहेवियर जो बीपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसमें क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को? सबसे पहला चीज हम लोगों को पढ़ना है डिमांड थ्योरी, ठीक है। चिंता मत कीजिएगा, हम जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो हम सारे चीजों का हिंदी में भी डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। वैसे अगर बोलिए तो हम यहां भी आपको हिंदी लिख दें, उपभोक्ता व्यवहार, ठीक है। ये डिमांड थ्योरी, मांग सिद्धांत, ठीक है। इसके बाद जो है वो
मतलब देखिए, जब हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो इस पे ज्यादा डिटेल डिस्कशन करेंगे। अभी क्या क्या टॉपिक हम लोग पढ़ना है हम लोगों को, वो हम थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहली बात जो है वो यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब तो आप लोग समझते ही होंगे। नहीं समझते, माइक्रो इकोनॉमिक्स में समझेंगे, अभी ज्यादा मत समझिए। अभी यूटिलिटी का मतलब इतना होता है कि आप जो खाना खाए उससे जो आपको संतुष्टि मिला। तो उपभोक्ता की इस यूटिलिटी को मतलब मेजर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज दिया है। ठीक है, ये थ्योरी एक्चुअली में तीन तरह का था। ठीक है, ये तीन तरह का थ्योरी था। सबसे पहले कार्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में गणवाचक। ठीक है, और उस इसका जब क्रिटिसिज्म होता है, इसको जब हम लोग कहते हैं कि नहीं ये बेकार है, ये गलत है, ऐसा हो नहीं सकता, ये थ्योरी दिया था मार्शल ने। ठीक है, ये भी डिमांड थ्योरी भी और कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी भी। जब इसको हम लोग पूरी तरह से गरिया लेते हैं कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी को, मार्शल को, कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुमने जो मंजो बता के रख दिया, कोई कैसे अपनी संतुष्टि को गिन सकता है। ठीक है, गणवाचक का मतलब होता है गिनना। तो फिर हिक्स एंड एलन नाम के दो इकोनॉमिस्ट होते हैं, वो ऑर्डिनल यूटिलिटी की बात करते हैं। देखिए, इकोनॉमिक्स में एक बहुत अच्छा ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा पूरे के पूरे सिलेबस में। एक आदमी बेचारा बहुत मेहनत से थ्योरी देता है, दूसरा कुछ नहीं करता है, उसको गरियाता है और उसके थ्योरी पे कब्जा कर लेता है, और उसमें थोड़ा बहुत जो उसकी जो वो कहता है कि ये नहीं कर सकता मेरा थ्योरी, ये नहीं कर सकता मेरा थ्योरी, वही कह देता है कि वही गलत है, वही गलत है, और थोड़ा इधर उधर इंप्रूवमेंट करके और अपना नाम ले जाता है। तो ये गरियाने का प्रथा बहुत अच्छा है इकोनॉमिक्स में। ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी, जिसको दिया था हिक्स एंड एलन ने। ठीक है, अब जब इसमें भी थोड़ी बहुत कमियां थी, बहुत ज्यादा लोग इसको भी गरियाने लग गए, तब आता है एक थ्योरी जो बीपीएससी का बहुत फेवरेट है, वो है रिवर्ल्ड प्रेफरेंस थ्योरी। ठीक है, ये तीन कंज्यूमर बिहेवियर को मेजर करने का थ्योरी है। इसको प्रोफेसर सैमुअल्सन देते हैं। ठीक है, ये तीन जो थ्योरी है वो कंज्यूमर बिहेवियर को मेजर करने का, ये तीन थ्योरी है। इसके बाद इस साल बीपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था, वो क्वेश्चन था रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी। इसका लॉजिकल ऑर्डर वाला जो थ्योरी था, वो थ्योरी के ऊपर बात करते हैं। ये भी हिग्स का ही है। ये हिग्स क्या करते हैं ना कि अपने इस थ्योरी को, इंडिफरेंस कर्व की थ्योरी को, कहते हैं कि ये मेरी दुनिया का, मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा बवंडर था। ओ भैया बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, ओ भाई मारो मुझे मारो करके। और मतलब वो मैं बहुत छोटा इकोनॉमिस्ट था जो मैं यहाँ आ गया और मैंने इस थ्योरी को दिया है, और वो अपना उसमें सुधार कर लेते हैं। ठीक है, ये कंज्यूमर बिहेवियर को मेजर करने की कुछ थ्योरीज थी जो आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा बीपीएससी ने कुछ दो चार टॉपिक्स को और कवर किया है। एक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए, हम अभी थ्योरी नहीं बता रहे, हम आपको सिर्फ टॉपिक्स बता रहे हैं। इसके अलावा एक और है कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, और एक हम खुद से मतलब अपने तरीके से एक थोड़ा सा टॉपिक ऐड करना चाहते हैं, चॉइस, जो हम खुद से ऐड करना चाहेंगे। ठीक है, क्योंकि देखा गया कि हमेशा बीपीएससी अपने नए एग्जाम में एक ना एक अनछुए पहलू को छूता है कंज्यूमर बिहेवियर में। तो हो सकता है कि इससे क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि इकोनॉमिक्स वाले सिलेबस में एक टॉपिक मेंशन है इकोनॉमिक चॉइस। ठीक है, हम लोग इसको थोड़ा बहुत देख लेंगे कि कैसे
ये काम करता है, ठीक है। ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इकोनॉमिक्स बहुत आसान है, बहुत, ये अपने नाम से ही सब कुछ रिप्रेजेंट करता है। आप देखो यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस, सरप्लस का मतलब क्या होता है? आप घर से निकले, आपने सोचा कि 1 दर्जन मुझे केला लेना है, ठीक है, 12 केला लेना है। आपने सोचा कि दाम जो होगा केला का वो तकरीबन 40 रुपए दर्जन होगा। मार्केट जाते हैं, मार्केट में पूछते हैं, अरे ओ भैया केले का दाम कितना है? आप कहते हो, वो कहता है कि भैया केला तो हम 25 रुपए दर्जन दे रहे हैं। अब सोचो आपने क्या किया था कि आप सोचे थे कि 40 रुपए दर्जन केला मिलेगा, आपको मिल गया केला 25 रुपए, ठीक है। ये कंज्यूमर सरप्लस का मतलब ये नहीं कि कहीं से पैसे की बरसात हो गई। तो अब आप 40 रुपए देने के लिए तैयार थे, लेकिन आपको 25 में ही मिल गया, तो आपको पूरी 15 रुपए का कंज्यूमर सरप्लस मिल गया। आप खुशी खुशी गए और 15 रुपए के 2 अंडा खाए और घर आ गए, ठीक है। तो सिंपल है ये सब, ये बहुत आसान है ये सब चीजें, ठीक है। तो कंज्यूमर बिहेवियर में यही आपको कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ना है, ठीक है। ये और ये, इसके अलावा अब हमने खाने वाले का तो देख लिया, अब जरा बनाने वाले का देख लेते हैं। प्रोड्यूसर बिहेवियर, प्रोड्यूसर को कुछ नहीं मतलब होता है ज्यादा। प्रोड्यूसर सिर्फ 2 चीजों के बारे में सोचता है, एक पैसा लगा कितना है बनाने में, और दूसरा उससे रिवेन्यू कितना मिल रहा है, ठीक है। उससे आमदनी कितना है और उसमें खर्चा कितना है, खर्च और आमदनी, ठीक है। इससे ज्यादा प्रोड्यूसर को कोई लेना देना नहीं है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट और रेवेन्यू, 2 थ्योरी हम लोग इसमें पढ़ते हैं। उसके बाद चलिए जहां पे बेचना है एक को दूसरे को, तो मार्केट, मार्केट देखिए, मार्केट 2 तरह का होता है। एक मार्केट जो आपका हटिया हो, मतलब हटिया जैसा हो, वो है परफेक्ट कंपटीशन, क्या है डिटेल में पढ़ेंगे। एक जिसमें कंपटीशन मतलब परफेक्ट हो, और एक जिसमें कंपटीशन इम्परफेक्ट हो, ठीक है। क्या है बहुत डिटेल में देखेंगे, अभी सब कुछ समझाने चलेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। इम्परफेक्ट कंडीशन को भी 2-3 तरह से बांट सकते हैं, जहां पे 2 बेचने वाले हो सामान, जहां पे 2 से ज्यादा बेचने वाला हो सामान, और जहां पर सिर्फ एक बेचने वाला हो, ठीक है। कंपटीशन का मतलब क्या हुआ? परफेक्ट कंपटीशन का मतलब बहुत सारे लोग बेचने वाले हैं, बहुत सारे लोग, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, सब बेच रहा है, जितना मनमाना दान कर रहा है। यहाँ दो से ज्यादा या एक, इस तरह की चीजें, एक ही बेचने वाला हो तो बेचने वाला हुआ एक, तो उसमें कोई कंपटीशन है नहीं। 2 लोग हैं तो 2 में से कंपटीशन नहीं है, और 2 से थोड़ा ज्यादा अगर हुआ, कितना, वो हम लोग जब पढ़ेंगे देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हुआ टॉपिक पहला, कंज्यूमर बिहेवियर, दूसरा प्रोड्यूसर बिहेवियर, और तीसरा मार्केट, और चौथा डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जो बीपीएससी अपने सिलेबस में पूछती है, जिसमें इस पे बहुत ज्यादा फोकस है। आप लोग इस चीज को नोट कीजिएगा, ठीक है। वैसे तो हम इसका पीडीएफ पहले दे चुके हैं, लेकिन अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो आप पेन पेपर लेके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और वैसे भी ये बीपीएससी का फेवरेट मॉड्यूल है, ठीक है। तो 11 मॉड्यूल में से हम पहले मॉड्यूल को तोड़ने जा रहे हैं, ठीक है। आशा करते हैं अभी तक जो आपको समझाया वो समझ गए होंगे, बहुत आसान चीज समझाए हैं, ठीक है। और हाँ, 15 नवंबर क्लासेस जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वो हम इसलिए ज्वाइन करने के लिए आपको कह रहे हैं क्योंकि आपको बहुत फायदा होने वाला है, ये मेरा गारंटी है, बहुत फायदा होगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। तो हमारा मॉड्यूल 1 जो बीपीएससी का सेक्शन 1 है, ये वो पार्ट है, ठीक है। सेक्शन 1, टॉपिक 1, माइक्रो इकोनॉमिक्स, हिंदी में कहे तो व्यष्टि अर्थशास्त्र। ये पीडीएफ हम आप लोगों को दे चुके हैं। इसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे? तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल सिलेबस, पास पेपर का एनालिसिस, बुक लिस्ट तो हम लोग पहले बात कर चुके हैं, फिर भी अगर बात करना चाहें तो आप एचएल आहूजा की किताब ले लीजिएगा, ठीक है। और स्ट्रेटेजी बात करेंगे कि इसको कैसे पढ़ना है। कितने पार्ट्स में हम लोगों ने बांटा है वो आपको पता है, बेसिक इंट्रोडक्शन जो अब नहीं पूछा जाता,
कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोड्यूसर बिहेवियर, मार्केट फॉर्म्स, माइक्रो इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी और अदर्स। ये आपको सिलेबस में मैक्रो वाले पोर्शन में देखने को मिलेगा। ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर यानी उपभोक्ता व्यवहार, प्रोड्यूसर बिहेवियर यानी उत्पादक व्यवहार, मार्केट फॉर्म्स यानी बाजार का रूप और माइक्रो इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी का मतलब व्यष्टिगत वितरण का सिद्धांत। ठीक है, अदर्स का मतलब अन्य। इतनी हिंदी तो आती होगी आप लोग, मतलब इतनी अंग्रेजी तो आती ही होगी आप लोगों को। एक छोटा मोटा चार्ट देखे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोड्यूसर बिहेवियर, मार्केट और डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट, अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग क्लासेस नहीं ज्वाइन करते तब भी आप लोग ये टॉपिक सारा खुद से पढ़ सकते हैं। कैसे? आप हम लोग यहाँ पे कीवर्ड डिस्कस करेंगे, जो कीवर्ड्स इसमें यूज किया गया है क्वेश्चन में, और वही कीवर्ड आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे, तो कोई ना कोई टीचर आपको पढ़ाता हुआ मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स बना लीजिएगा और कर लीजिएगा, और नहीं तो आप इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा, हो जाएगा। अगर बुक नहीं पढ़ना चाहे तो बाकी बुक में सब कुछ दिया हुआ है। इन सब से ऊपर अगर आप मतलब मजे लेकर के इकोनॉमिक्स को जीना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़िए, जरूर जुड़िए। आप सच, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ना, क्योंकि अगर हम लोगों को शुरू में इस तरह का इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाले मतलब अभी तक भी मिल गए होते, मुझे कोई अभी भी टीचर अगर इकोनॉमिक्स का अच्छा मिल जाए मैं अब भी पढ़ लूं, क्योंकि मेरे मतलब बहुत सारा कुछ है जो मुझे पढ़ना है अभी भी। ठीक है, तो ये देखिए बेसिक इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन है। कभी कभी हम लाइफ में कुछ ऐसा कर जाते हैं जो हमें, जिससे हमें बहुत अच्छा मतलब आउटपुट मिल जाता है, इसीलिए बात कर रहे हैं। तो ये देखिए 39, 40 और 41 बीपीएससी में पूछा है 3 क्वेश्चन। ठीक है, इस पर डिस्कशन ना ही करे तो अच्छा है, लेकिन फिर भी एक बार आपको बता दें कि हम बार बार बेसिक इंट्रोडक्शन बोल रहे हैं, उसके अंदर आता क्या है। 39 में एक क्वेश्चन पूछा गया कि डिस्कस द नेचर ऑफ इकोनॉमिक लॉज, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम लॉ ऑफ फिजिकल साइंस एंड मोरल साइंस। फिजिकल साइंस और मोरल साइंस से इकोनॉमिक्स का जो नेचर है वो कैसे मतलब डिफर करता है, इसके बारे में बताना था। आर्थिक नियमों की प्रकृति पर चर्चा करें, यह भौतिक विज्ञान के नियम और नैतिक नियमों से कैसे भिन्न है। ठीक है, 40 में एक क्वेश्चन पूछा गया, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ स्कैरसिटी, इकोनॉमिक्स का सबसे बेसिक लॉ, डिस्कस द प्रॉब्लम्स इट गिव्स राइज टू। ठीक है, कमी के नियम की व्याख्या करें। कमी के नियम मतलब हमारे दिमागों में ना 24 घंटे बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं कि यार जैसे मान के चलिए कि आपका जो सिविल सर्विस का एग्जाम है, तो सिविल सर्विस के एग्जाम में अभी जो रिसेंट ट्रेंड्स उभर कर आ रहा है वो यही है कि अगर आपने ऑप्शनल अच्छे से कर लिया तो आपका रैंक बहुत बेहतर होने वाला है, क्योंकि जीएस में ओवरऑल सबका एक ही मार्क्स पैटर्न होता है। ठीक है, तो अगर आपने ऑप्शनल में अच्छे मार्क्स ले आए तो आपका जीएस में जो भी मार्क्स होगा रैंक आपका अच्छा होने वाला है। तो हमारे दिमाग में 24 घंटे चलता रहता है कि यार हम 250 से ज्यादा 210, 220, 230 से भी ज्यादा ला सकते हैं, 260 भी ला सकते हैं। तो ये हमारा वांट्स है, ये हमारी चाहत है जो अनलिमिटेड है। ठीक है, और इस अनलिमिटेड क्या बोलते हैं चाहत को पूरा करने के लिए हम 3-4 हजार बुक भी पढ़ ही सकते हैं। पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते? नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वो लिमिटेड है। तो रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, लेकिन वांट्स यानी जो चाहत है वो अनलिमिटेड है, और इसी चीज को लॉ ऑफ स्कैरसिटी कहते हैं। ठीक है, तो इससे बहुत सारा समस्या उत्पन्न होता है। क्या होता है जब अगर बीपीएससी अब पूछती तो हम लोग डिस्कस करते, नहीं पूछती है तो इस पे पढ़ने का ज्यादा कोई मतलब है नहीं, ये हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और 41st बीपीएससी 41वां बीपीएससी में एक शॉर्ट नोट पूछा गया इकोनॉमिक मॉडल को लेकर के। ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था जो आगे कभी रिपीट नहीं हुआ, तो इसलिए हम इसको इस पे ज्यादा टाइम नहीं देंगे। हम अपने सबसे, लेकिन नोट्स में भी मैंने 3 स्टार लगाया है, एक्चुअली में ये 3 नहीं, ये 5 स्टार के लायक है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उपभोक्ता व्यवहार। ठीक है, शुरू हो जाए, चलिए। 39वां बीपीएससी में कंज्यूमर बिहेवियर के सेक्शन से टोटल 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन था, इज इट करेक्ट दैट इन इक्विलिब्रियम द मार्जिनल यूटिलिटीज ऑफ ऑल गुड्स
टू द कंज्यूमर मस्ट बी नेसेसरली बी इक्वल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो ये थ्योरी है इसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, ये इसी चीज की बात करता है। क्या यह सही है कि संतुलन की अवस्था में उपभोक्ता के लिए सभी वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता अनिवार्य रूप से समान होनी चाहिए? लास्ट वीडियो में हमने चर्चा किया था ना कि 39 में इतना क्वेश्चन, 40 में इतना क्वेश्चन। अरे तो वो क्वेश्चन क्या था वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम कीवर्ड निकालने जाएं तो ये क्या है कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन इससे पूछा गया। वैसे अगर क्वेश्चन के कीवर्ड्स को अगर हम लोग निकाले तो देखिए कि इक्विलिब्रियम के समय पे जो आपका एम यू एक्स है वो एम यू वाई या एम यू जेड, ये क्या हमेशा इक्वल होने चाहिए, ये हमारा कीवर्ड है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो हाउ डू यू डिराइव लॉ ऑफ डिमांड? आप लॉ ऑफ डिमांड को लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी से कैसे डिराइव करेंगे, उसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, यानी कि लॉ ऑफ डिमांड फ्रॉम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। वहां पे पूछा इसका कंडीशन और वहां से इसमें पूछ रहा है कि इससे हम ये कैसे डिराइव करेंगे। ठीक है, what are the limitations of law of demand? लॉ ऑफ डिमांड का लिमिटेशन। ठीक है, इसके साथ साथ लॉ ऑफ डिमांड का लिमिटेशन भी पूछ रहा है। हम लोग को ये देखना है कि इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन कहां से कहां तक पहुंचता है, मतलब क्या क्या पूछता है एक टॉपिक पे, इसीलिए हम लोग ये कीवर्ड्स पे काम कर रहे हैं। आप समान सीमांत उपयोगिता के नियम से मांग के कानून को कैसे प्राप्त करेंगे? मांग के नियम की सीमाएं क्या है? देखिए हम अगर हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़े तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नोट्स आपको हिंदी इंग्लिश में मिल गया है, हम एक ही लैंग्वेज में पढ़ते हुए निकलते हैं, बगल में ये हिंदी में है, आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं वीडियो में भी। ठीक है, तो एक्सप्लेन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ अ कंज्यूमर थ्रू इंडिफरेंस कर्व, यहाँ पे आईसी पूछा है। ठीक है, 39 में 3 क्वेश्चन, 2 में से लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी और 1 आईसी। ठीक है, 40 में 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन एक्चुअली में 40, जिसमें एक क्वेश्चन था डिफाइन इंडिफरेंस कर्व एंड एक्सप्लेन इट्स प्रॉपर्टीज, आईसी और उसका प्रॉपर्टीज। ठीक है, एक्सप्लेन प्राइस कंजम्पशन कर्व यानी पीसीसी, ये भी पूरी तरह से आईसी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, सॉरी, उसके बाद एक 2 शॉर्ट नोट क्वेश्चन पूछा गया, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कितने क्वेश्चंस पूछोगे बीपीएससी लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी पे? देखिए लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी जो होता है ना, वो आपका जो कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी है ना, उसमें जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालते हैं उसी को लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी कहते हैं। यानी अभी हम कार्डिनल यूटिलिटी की बात कर रहे हैं पूरे। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हमने इलास्टिसिटी की बात की थी। उसके बाद 41st बीपीएससी, इसमें शायद 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन। ठीक है, एक्सप्लेन कंज्यूमर बिहेवियर इन द मार्क्स अकॉर्डिंग टू रिवल्ट प्रेफरेंस थ्योरी, आरपीटी। ठीक है, हाउ इज इट सुपेरियर फ्रॉम अर्लियर वर्जन? ये जो थ्योरी है वो कार्डिनल एंड ऑर्डिनल जो कंज्यूमर बिहेवियर की थ्योरी है उससे सुपेरियर कैसे है? तो अभी आप देख सकते हैं कि 39, 40 और 41 में कार्डिनल, ऑर्डिनल और आरपीटी पूछा है। और ठीक है, मतलब तीनों थ्योरी जो कंज्यूमर बिहेवियर पे है। अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। फिर 42वां बीपीएससी, इसमें क्या था कि व्हाट आर द डिफरेंट अप्रोचेस फॉर एनालाइजिंग द कंज्यूमर बिहेवियर। अब कंज्यूमर बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए कौन कौन सा डिफरेंट अप्रोच है? कार्डिनल, ऑर्डिनल और रिवल्ट प्रेफरेंस थ्योरी। ठीक है, विच ऑफ दीज अप्रोचेस इज सुपेरियर एंड व्हाई? कौन सा इसमें सुपेरियर है और क्यों? ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन आप देख सकते हैं 43 बीपीएससी में एक क्वेश्चन,
Discuss the concept and characteristics of indifference curve. I see. Give the applications of indifference curve technique in various fields. इसका application. Critically examine the limitations of this approach. Limitations. ठीक है, उसके बाद 44th बीपीएससी, इसमें है डिस्कस कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड इट्स डिटर्मिनेशन अंडर कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, सी यू, ठीक है, एंड ऑर्डिनल अप्रोच, एंड ओ यू, दोनों अप्रोच में पढ़ना है. मेक अ कंपैरिजन बिटवीन द टू अप्रोचेस एंड एक्सप्लेन विथ व्हिच वन इज बेटर. इन दोनों के बीच में कंपैरिजन कीजिए और बताइए कि कौन सा बेटर है. घुरा फिरा के मतलब हम लोग अगर बोले तो कुल मिलाकर वही सारा क्वेश्चन अभी तक रिपीट किया जा रहा है. ठीक है. व्हाट इज इनकम कंजम्पशन कर्व? पहले पीसीसी पूछा था, इस बार आईसीसी पूछा है. ठीक है. हाउ डज इट शेप रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ द गुड्स? ठीक है, इसका जो शेप है वो नेचर ऑफ द गुड, क्या मतलब गुड जो है वो कौन सा है, मतलब नॉर्मल गुड है, इंफेरियर गुड है, गिफन गुड है, क्या है नहीं है वो बताना है उसमें. ठीक है. अकॉर्डिंग टू मार्शल एंड हिक्स, दो क्वेश्चन है 45 में. मार्शल एंड हिक्स व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? मार्शल यानी कार्डिनल यूटिलिटी यानी लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी, और हिक्स यानी आईसी, है ना. तो यहाँ पे भी हम कहां पे भटक रहे हैं, तो लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी यानी सीयू और आईसी. अब देख रहे हैं ना, कहीं बाहर बीपीएससी कुछ स्पेस से लाकर के क्वेश्चन नहीं पूछती, वो यही कुल मिलाकर के पूछ रही है. 46 में व्हाट इज गिफन पैराडॉक्स? एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स. ठीक है, कुछ नहीं, गिफन पैराडॉक्स पे क्वेश्चन है. हम आपको कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ाने में मतलब कंज्यूमर बिहेवियर नहीं, पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाने में टोटल 20 लेक्चर्स इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये अगर आपका क्लियर हो गया ना तो पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स आपको हलवा लगने वाला है. ठीक है, और ये भी बहुत हलवा है, अब आप देख ही रहे हो. ठीक है, तो इसीलिए जो है वो आप क्लासेस जरूर ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि बहुत मजा आने वाला है आपको, इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को. ठीक है. 46 में ही एक और क्वेश्चन था कि व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड? जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ठीक है. एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ हिक्स एलन थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. इस चीज को आपको आईसी से एक्सप्लेन करना है. ठीक है. एक्सप्लेन द इनकम एंड प्राइस इफेक्ट विद द हेल्प ऑफ आईसी. इनकम इफेक्ट एंड प्राइस इफेक्ट को आपको आईसी के थ्रू बताना है, तो ये तो आईसी में ही हम लोग पढ़ते भी हैं. ठीक है. 48 से 52 का जो एग्जाम था उसमें दो क्वेश्चन कंज्यूमर बिहेवियर से था. डिफाइन एन इंडिफरेंस कर्व एंड डिस्कस इट्स प्रॉपर्टीज. आईसी और उसकी प्रॉपर्टी, मतलब बीपीएससी को कुछ भी नया मिल नहीं रहा है कंज्यूमर बिहेवियर. Explain how you would use the method of indifference curve to determine consumers equilibrium. IC देख रहे हो, IC इतना ICU कर रहा है कि बीपीएससी लगता है ICU से निकला है बाहर. एक साल मैंने आपको कहा था पिछले एग्जाम में कि सिर्फ 53 और 55 ही ऐसा है जब कंज्यूमर बिहेवियर से एक भी क्वेश्चन नहीं है ना. बहुत इंटरेस्टिंग. 56 से 59 इंटरेस्टिंग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कंज्यूमर बिहेवियर हर साल अपने आप में एकदम बहुत पावरफुल तरीके से एंट्री लेता है. अब देख रहे हैं 56 से 59 कंज्यूमर सरप्लस, नया कंसेप्ट बीपीएससी ने पूछा. हालांकि है कंज्यूमर बिहेवियर में बहुत ओल्ड कंसेप्ट ही, लेकिन कंज्यूमर सरप्लस पूछा गया पहली बार. सिम्युलेशन की आरपीटी अभी हम लोगों ने देखा, इसके पहले भी एक बार पूछा गया था ये क्वेश्चन. ठीक है. इससे लॉ ऑफ डिमांड और फिर गिफन पैराडॉक्स. ये दूसरी बार है जब गिफन पैराडॉक्स पूछा जा रहा है. ठीक है. 60-62 नया पैटर्न. व्हाट इज किंग डिमांड कर्व? ठीक है.
हाउ डज इट एक्सप्लेन द कंज्यूमर डिमांड, यानी पहली बार ये पूछा गया और सबसे आसान कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स में। ठीक है, ये यहां से नया पैटर्न है न्यू सिलेबस, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है 63 में 2 क्वेश्चन आता है कंज्यूमर बिहेवियर से। डिस्क्राइब द हिक्सियन इंटरप्रिटेशन ऑफ प्राइस इफेक्ट एज अ टोटल ऑफ इनकम इफेक्ट एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। हिक्स जो कहता है कि प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, यानी कि इन सारे थ्योरीज का जो सेपरेशन वाला बात करता है। ठीक है, ये भी आपका आईसी के अंदर ही आएगा। डिस्कस द आईसी थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, यानी आईसी। 64, जब सबका दिमाग खराब हो गया था पेपर देखकर, हाउ डज द कंज्यूमर अचीव इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। इसमें आपको तीनों थ्योरी की बात करना है। ठीक है, एक्सप्लेन इट। जब सबका दिमाग खराब हो गया था तब इतना आसान पेपर पूछा गया था इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में, इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि इकोनॉमिक्स ऑप्शनल ही रखिए, क्योंकि ये पेपर अल्टीमेट है, ये कहीं आपको बाहर लेके जा ही नहीं सकता, वापस वही रिपीट रिपीट आईसीआरपीटी और मार्शल आईसीआरपीटी और मार्शल, बहुत हुआ तो कंज्यूमर सरप्लस और इलास्टिसिटी। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। 65th बीपीएससी में स्टेटमेंट लंबा मत देखिए, मतलब क्वेश्चन लंबा मत देखिए, बहुत आसान है। What methods can be used to separate the income effect and the substitution effect of a change in the price of a commodity? ये इफेक्ट्स वाला जो पोर्शन था जो भी हम लोगों ने ऊपर देखा था, इसका सेपरेशन। ठीक है, देखो डायग्राम्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स में, नो डाउट। इस पे आपको बहुत काम करना है, इतना काम करना है, इतना काम करना है, इतना काम करना है कि रगड़ के रख दो। जो रिसेंट एग्जाम है 66, इस पे 2 क्वेश्चन था कंज्यूमर बिहेवियर से। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सबसे बेसिक लॉ और सबसे पहली बार पूछा गया। ठीक है, और देखिएगा मतलब 66 ने कैसे इस बैंड को ऐसे लंबा खींचा है। पहले सिर्फ इधर पूछता था और इधर पूछता था, इस बार 66 ने यहां पहुंचा दिया और यहां पहुंचा दिया, मतलब जो ना आदि ना अंत है उसका, मतलब जहां से अंत वहां शुरुआत सब पहुंचा दिया। ठीक है, इट्स अजम्पशन, एक्सेप्शन एंड इंपॉर्टेंस। व्हाई डज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑपरेट, एक्सप्लेन। ठीक है, बहुत आसानी से एक्सप्लेन करेंगे, बहुत मजा आएगा। सबसे पहला थ्योरी इकोनॉमिक्स में आप यही पढ़ोगे। एक्सप्लेन द रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी, जो मैंने कहा था कि ओ भाई मारो मुझे मारो, हिक्स ने कहा मुझसे गलती हो गई माफ कर दो। कंपेयर इट विद सैमुएल्सन्स रिवर्स प्रेफरेंस थ्योरी। ठीक है, आरपीटी। तो यही कुल मिलाकर के हमारा जो कंज्यूमर बिहेवियर था वहां से क्वेश्चंस पूछा गया। अब हम लोग कंटेंट बनाएंगे। मैं ग्रीन बोर्ड ले लेता हूं, उस पर हम लोग और अच्छे तरीके से बना लेंगे, उसके बाद हम लोग प्रोड्यूसर बिहेवियर देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग आइए शुरू करते हैं पूरी कहानी कि कंज्यूमर बिहेवियर में हम लोगों को कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ये आप लोग नोट कर लीजिए, अगर आप लोग क्लासेस नहीं करते हैं तो इसी चार्ट को आपको पढ़ना है। रेफरेंस के लिए आप क्या यूज करेंगे, तो एच.एल. आहूजा। ठीक है, सबसे पहला चीज जो आपको पढ़ना है वो है डिमांड थ्योरी। हिंदी में हम बोले तो मांग सिद्धांत। ठीक है, अब इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, तो इसके अंदर आपको पढ़ना है इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड, मतलब व्यक्तिगत सॉरी एवं बाजार मांग क्या है। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है लॉ ऑफ डिमांड।
ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मांग का नियम, सॉरी एक सेकंड, इतना गलत तो नहीं लिखता मैं, आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये पीडीएफ मैं सेव नहीं करने वाला, और यही आपका वो डेडलाइन होगा कि आपको क्या पढ़ना है। और आप लोग पूछते हो ना सर आहूजा की बुक में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है, तो वो यहीं से डिसाइड करोगे आप लोग कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड के अंदर आप क्या पढ़ोगे, सबसे पहले देखोगे कि रीजन, उसके बाद देखोगे कि इसका एक्सेप्शन क्या है, उसके बाद देखोगे कि वो फैक्टर्स कौन से हैं लॉ ऑफ डिमांड जो डिमांड पे इम्पैक्ट डालते हैं, मतलब कौन सा वैसा चीज है जिसकी वजह से डिमांड जनरेट होता है और डिमांड में ऊपर नीचे आता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक टॉपिक देखेंगे जिसपे बीपीएससी ने अभी तक क्वेश्चन तो नहीं पूछा है, लेकिन हो सकता है कि भविष्य में इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 67 में पूछे, 68 में पूछे, पूछा जा सकता है। वो है नेटवर्क एक्सटर्नलिटीज, जिसके अंतर्गत हम स्नोब एंड वेवलेट इफेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है, बैंड वैगन इफेक्ट। ये हम लॉ ऑफ डिमांड के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारा सारा टॉपिक है कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर, पहला टॉपिक डिमांड थ्योरी, जिसके अंतर्गत हम लोग ये सारा चीज पढ़ेंगे। अब जब हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा डिमांड थ्योरी, तो हम दूसरा थ्योरी लेंगे और उस थ्योरी का नाम है कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी। इस थ्योरी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, गणवाचक उपयोगिता सिद्धांत, ठीक है। इसको दिया किसने था, तो मार्शल ने। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले देखना है कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी, ये यूटिलिटी होता क्या है, किस खेत की मूली है, आपके या मेरे खेत की मूली है। उसके बाद आपको देखना है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो पूछा है 66 में, ठीक है। उसके बाद हमें देखना है, वो हमें देखना है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू कार्डिनल यूटिलिटी। ये क्या है, तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। इसके बाद हमें देखना है कि इसके थ्रू हम डिमांड को कैसे डिराइव कर सकते हैं, सॉरी डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर, ठीक है। ये सारा टॉपिक हम इसके अंदर देखेंगे। ये जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा कार्डिनल यूटिलिटी, तो हम तीसरा टॉपिक देखेंगे, वो है हमारा इंडिफरेंस कर्व थ्योरी। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी भी कह सकते हैं। ऑर्डिनल को ही हिंदी में कहते हैं क्रमवाचक उपयोगिता सिद्धांत। और इंडिफरेंस कर्व थ्योरी को क्या कहते हैं, तटस्थता वक्र सिद्धांत, ठीक है, सॉरी।
ठीक है, अब इसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले इसका अजम्पशन पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स में अजम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद आपको आईसी मैप देखना है। उसके बाद आपको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन देखना है। ठीक है, इतना जब देख लोगे उसके बाद एक कंसेप्ट आता है सॉरी ब्लिस पॉइंट का। ठीक है, तो वो ब्लिस पॉइंट का कंसेप्ट देखना है। उसके बाद आपको क्या देखना है? ब्लिस पॉइंट के बाद देखना है आपको बजट लाइन या बजट कंस्ट्रेंट कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है कि इंडिफरेंस कर्व में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे अचीव करता है। ठीक है, इसके बाद इसी में से एक कंसेप्ट हमें यह भी देखना है कि कॉर्नर सॉल्यूशन अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन हो सकता है बीपीएससी कल आपसे कॉर्नर सॉल्यूशन पूछ दे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। उसके बाद इनकम इफेक्ट, एंड इनकम कंजम्पशन कर्व आईसीसी। अभी देखा आप लोगों ने किस तरह धड़ल्ले से क्वेश्चन पूछा बीपीएससी ने। एक कंसेप्ट हम लोग इसी में और देखेंगे कि आईसीसी एंड एंजल कर्व। ठीक है, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, उसके बाद प्राइस इफेक्ट एंड प्राइस कंजम्पशन कर्व, और फिर इनका सेपरेशन भी देखेंगे। ठीक है, इस पे भी देखिए क्वेश्चन बीपीएससी ने बहुत धड़ल्ले से पूछा है। ये सब जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम अगला टॉपिक देखेंगे। इसके बाद वो होगा हमारा डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व एंड लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, और इसी के अंदर डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व एंड लॉ ऑफ डिमांड में फिर अलग अलग गुड्स के लिए देखेंगे। एक होता है नॉर्मल गुड्स, वस्तु अलग अलग तरह का होता है। ठीक है, नॉर्मल गुड्स, उसके बाद इंफेरियर गुड्स, उसके बाद हम लोग देखेंगे गिफन गुड्स या गिफन पैराडॉक्स। ठीक है, ये सारा हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे फर्दर, और उसके बाद एक बहुत ही अच्छा मैथमेटिकल कंसेप्ट देखेंगे जिसका नाम है स्लट्सकी इक्वेशन। स्लट्सकी इक्वेशन हम कंप्लीट करेंगे, तब फिर हम एप्लीकेशन एंड लिमिटेशन, इस पे भी क्वेश्चन पूछी हुई है बीपीएससी ऑफ आईसी। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कंपनसेटेड डिमांड कर्व। ये हम लोग थोड़ा देखेंगे, बीपीएससी ने पूछा नहीं है अभी तक इस पे क्वेश्चन, लेकिन हो सकता है कि कल पूछ दे जा करके। ठीक है, वैसे नहीं भी इसको हम लोग देखें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं पढ़े तो अभी बीपीएससी शायद नहीं पूछेगी, लेकिन हो सकता है पूछ दे, क्योंकि नए नए कंसेप्ट पूछ रही है बीपीएससी। ठीक है, और इसके बाद हम लोग देखेंगे कार्डिनल वर्सेस ऑर्डिनल। ठीक है, कि ये दोनों में से कौन बेस्ट है और कैसे। ये सारा जब कार्डिनल ऑर्डिनल हम लोग खत्म कर लेंगे तो हमारा अगला टॉपिक क्या था? रिवेल्ट प्रेफरेंस थ्योरी। 4 नंबर ही है ना हमारा। जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? प्रकट अधिमान का सिद्धांत। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। उसके बाद ये हम लोग देख लेंगे। उसके बाद क्या करना है ना कि एक कंपैरिजन हम लोग कार्डिनल वर्सेस ऑर्डिनल वर्सेस आरपीटी, ये हम लोग भी देखेंगे। फिर हम वो ओ भाई मारो मुझे मारो हिग्स का रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी देखेंगे। वैसे इस बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन, तो शायद अभी नहीं पूछे, लेकिन पूछ भी सकता है। ये 5वां टॉपिक हमारा होगा, ये हम लोग देख लेंगे। उसके बाद हमारा कंज्यूमर बिहेवियर में पोर्शन खत्म, हम डिमांड पे थोड़ा सा और चले जाएंगे, और यहाँ पे हम देखेंगे 6ठा नंबर में कंज्यूमर का सरप्लस।
फिर सातवां क्या था हमारा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और आठवां, एक शायद हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था किंग डिमांड कर्व के ऊपर भी। ठीक है, ये हमारा होता है कंज्यूमर बिहेवियर कंप्लीट। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप एच.एल. आहूजा देखें और कुछ भी आपको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और एच.एल. आहूजा के अलावा आप हमारा क्लास जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कीजिए, हम आपसे इसलिए कह रहे हैं बार बार ज्वाइन करने के लिए क्योंकि इसका आपको बहुत लंबे समय तक फायदा पहुंचने वाला है। ठीक है, ये हम टोटल कुछ यूनिट्स होगा जो हम देखेंगे। ये पूरा कंटेंट मैंने आपको दे दिया। आप पूछते हो ना सर क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, देखो क्या पढ़ना है, यही पढ़ना है। अब आप पढ़ो, ठीक है, अब इसको आप पूरा पढ़ो और पढ़ के फिर मुझे बताओ कि मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में। हम ऐसे ही सारे टॉपिक्स को देखेंगे। मेरा जो 11 मॉड्यूल है, पूरे 11 मॉड्यूल को हम लोग देखेंगे और पूरा का पूरा एक एक टॉपिक डिफाइन करेंगे कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब चलिए हम आते हैं अपने दूसरे यूनिट पे जो है हमारा प्रोड्यूसर बिहेवियर। वीडियो लंबा तो नहीं हो रहा है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, एक दिन में नहीं देख पाए तो 5 दिन में देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम अगर इसको पार्ट पार्ट में करेंगे तो फिर बहुत सारा वीडियोस बनाना पड़ जाएगा। प्रोड्यूसर बिहेवियर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हम लोग पिछले ट्रेंड एनालिसिस में देख चुके हैं। 39 में एक भी क्वेश्चन नहीं, 40 में एक क्वेश्चन था, एक्सप्लेन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस एंड इट्स वेरियस फेजेस। एलवीपी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। What do you mean by equilibrium of a firm? Discuss the various condition of stable equilibrium. Equilibrium of फॉर्म, जो उसमें कंज्यूमर पे इक्विलिब्रियम बात करते थे। फिर 42, 43, 44 में एक भी क्वेश्चन नहीं है प्रोड्यूसर बिहेवियर पर। उसके बाद फिर 45th में है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ आइसोकॉस्ट कर्व। देखिए ये आइसोकॉस्ट, ठीक है। फिर 46, 47, 48, 52 में कोई क्वेश्चन नहीं। फिर 53, 55 में दो क्वेश्चन है प्रोड्यूसर बिहेवियर से। एक है डिफाइन एंड एक्सप्लेन आइसो प्रोडक्ट कर्व्स और दूसरा है इलस्ट्रेट प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ आइसो कॉस्ट लाइन एंड आइसो प्रोडक्ट कर्व। देख रहे हो आप, आइसो कॉस्ट और आइसो प्रोडक्ट और यही और एलवीपी, ये तीन कंसेप्ट अभी तक पूछा है इस पे। उसके बाद एक क्वेश्चन था इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, और होमोजेनिटी ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, यानी कि जो प्रोडक्शन फंक्शन में जो हम लोग जो भी मॉडल्स यूज करते हैं उसके बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कशन किया हुआ है। डिफरेंट डिफरेंट जो मॉडल्स है, ठीक है, जैसे कॉफ डगलस मॉडल हो गया, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो भी है, ये सारा चीज भी थोड़ा बहुत पूछा है, लेकिन एक बार पूछा है फिर नहीं पूछा है। कॉफ डगलस की बात करें, शैतान का नाम लिया और शैतान आ गया। 63 बीपीएससी में एक क्वेश्चन कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, फिर नहीं पूछा है। तो इस साल एक क्वेश्चन प्रोडक्शन फंक्शन पे पूछ सकता है। ठीक है, इस पे अगर हम लोग देखें प्रोड्यूसर बिहेवियर में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो हम वापस से अपने ग्रीन बोर्ड पे अगर चल के देखें कि हम अगर कंटेंट बनाए प्रोड्यूसर बिहेवियर में तो हमें क्या क्या, तो इसके अंतर्गत हम पढ़ सकते हैं बुक, वही है एच.एल. आहूजा, अगर आप खुद से पढ़ना चाहें तो। एक टॉपिक हम देखेंगे इसमें प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, ठीक है, जिसके अंदर जो डिफरेंट फंक्शन है सब कुछ देख लेंगे हम लोग। दूसरा, इसमें ज्यादा कुछ महाभारत नहीं है, एक लॉ ऑफ रिटर्न्स है, ये ओल्ड मेथड है, ठीक है, ये ओल्ड मेथड है, ये भी देख लेंगे, हो सकता है इस बार पूछ दे, क्योंकि 66 में देखो आप लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पूछा गया है। और फिर अभी एक क्वेश्चन इसमें देखे बिना, डिफाइन होमोजेनिटी ऑफ अ प्रोडक्शन फंक्शन ऐसे करके कुछ था तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। तीसरा हम देखेंगे एक जो इसका ओल्ड मेथड है, इसी में एक न्यू मेथड अभी है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है, वो है आइसो क्वांट एंड आइसो कॉस्ट। इससे ज्यादा आपको प्रोडक्शन में कुछ नहीं देखना है प्रोड्यूसर बिहेवियर में, ठीक है। सॉरी, चलिए मार्केट फॉर्म्स देखते हैं कि इस पे क्या क्या हमें देखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
39वां बीपीएससी एक क्वेश्चन कि एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म अंडर पीसी, परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है। 40वां बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है। एक्सप्लेन द इक्विलिब्रियम ऑफ अ मोनोपोली फर्म इन द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। मोनोपोली पे ज्यादा स्ट्रेस है। ठीक है। उसके बाद है टैक्स बर्डन ऑफ गुड्स इन परफेक्ट कंपटीशन। फिर पीसी के अंदर जो टैक्स का बर्डन है वो, ये 40 बीपीएससी में, 40वां बीपीएससी में दो क्वेश्चन। एक 40वां बीपीएससी में एक शॉर्ट नोट था मार्केट फॉर्म्स, जिसमें आपको सबके बारे में थोड़ा डिटेल, थोड़ा सा स्मॉल पार्ट लिखना था, सिर्फ डिटेल में नहीं लिखना था। 42वां में एक क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट। यही क्वेश्चन। क्रिटिकली एग्जामिन द किंग डिमांड कर्व मॉडल ऑफ ओलिगोपोली। किंग डिमांड कर्व जो हम कंज्यूमर बिहेवियर में पढ़े थे, वो एक्चुअली में यहां काम आता है। ओलिगोपोली का एक मॉडल है। ठीक है। हम उसको यहां भी पढ़ सकते हैं, वहां नहीं पढ़े तो। 43rd, गिव द कंपैरेटिव फीचर्स। यहां पे हम लोगों ने लिखा नहीं मॉडल ओलिगोपोली। ठीक है। सारे वैसे सारे मॉडल थे यहाँ पे। गिव द कंपैरेटिव फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। हाउ डज अ मोनोपोलिस्ट अचीव इक्विलिब्रियम इन शॉर्ट रन? हाउ कैन मोनोपोली बी रेगुलेटेड? ठीक है। तो यहाँ पे भी टोटल वही मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है। सॉरी सॉरी। 44th बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू एंड गिव ग्राफिकल एनालिसिस। ये क्वेश्चन प्रोड्यूसर बिहेवियर में हम लोग देखेंगे। हाउ डज अ प्रोड्यूसर अचीव शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अंडर पीसी? तबियत अभी भी खराब है मेरा। 45th बीपीएससी में एक भी क्वेश्चन में। 46th बीपीएससी, क्रिटिकली डिस्कस द कंडीशंस ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम अंडर द मॉडल ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। जितना भी, ठीक है, इम्परफेक्ट कंपटीशन है, सबके अंदर थोड़ा बहुत डिस्कस करना है। उसके बाद फिर 47 48 में एक भी क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन ऊपर वाला का ही पार्ट है, हिंदी वाला। ठीक है। 53 से 55 में दो क्वेश्चन है मार्केट से कि शो द डिफरेंस बिटवीन पीसी एंड मोनोपोली। हाउ प्राइस इज डिटरमाइंड अंडर मोनोपोली मार्केट इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। ये वापस रिपीट कर करके वही सारे क्वेश्चन ये साल सब हमें बेवकूफ बना रहे हैं और कुछ नहीं है। इतना इजी है इकोनॉमिक्स का पेपर और आप लोग नहीं पढ़ना चाहते हो यार, बताओ तो। सिलेबस देखोगे, किताबें देखोगे तो बहुत बहुत डिफिकल्ट काम है, लेकिन क्वेश्चन पेपर देखो ना, अल्टीमेटली जहां पे आपको अपना नॉलेज का बखान करना है वो चीज देखो, वहां पे कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। और इसके लिए भी आप लोग परेशान रहते हो कि इकोनॉमिक्स ऑप्शनल रखें कि नहीं रखें, रखें कि नहीं रखें। इतना आसान सब्जेक्ट है, इतना अच्छा मार्क्स उठता है इससे। आप उठाओ ज्योग्राफी, बना बना के थक जाओगे। वो प्लेट टेक्टोनिक्स और वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लैंड फॉर्म्स और ये वो दिस दैट, और फिर वो एटमॉस्फेयर वगैरह, एकदम दिमाग खराब करके रख देगा आपका। कितना इजी है, इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको। ग्राफ बनाओ और उसी ग्राफ को डिफाइन करो, कहानी खत्म। इकोनॉमिक्स में सबसे आसान तो यही होता है। ठीक है। 60 62 नए सिलेबस में देखो, पीसी और मोनोपोली, यही तो पूछा ही जा रहा है। मोनोपोली, अ डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्ट, फिर मोनोपोलिस्ट adjust his sales in such a way that the marginal revenue obtained from selling an additional unit in any one market is same for all the markets। ये भी मोनोपोली का क्वेश्चन ही है। ठीक है। 64 में एक भी क्वेश्चन मार्केट से नहीं। 65 में एक क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रोडक्ट वेरिएशन? हाउ डज अ फर्म रीच इक्विलिब्रियम विद द प्रोडक्ट वेरिएशन? एक्सप्लेन विद डायग्राम। ठीक है। फिर 66 में कोई क्वेश्चन नहीं। ये भी मोनोपोली का ही क्वेश्चन था, जो इसके पहले वाला क्वेश्चन था वही। 67 में एक क्वेश्चन आ सकता है मोनोपोली से। अब हम लोग अपना ग्रीन बोर्ड पे चलते हैं और देखते हैं मोनोपोली में हमें क्या क्या पढ़ना है, जो हमने अभी क्वेश्चन में देखा है। तो मोनोपोली, सॉरी मोनोपोली, मार्केट, मार्केट बुक वही HL आहूजा। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली,
ठीक है, और तीसरा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और चौथा ओलिगोपोली से क्वेश्चन था। इसके अलावा एक टॉपिक हम लोग नया देखेंगे, वो होगा डुओपोली, जो अभी तक बीपीएससी ने नहीं पूछा, हो सकता है पूछे नेक्स्ट मार्केट में कभी जाकर के एग्जाम में। ठीक है, तो ये हमारा मार्केट भी खत्म। अब चलिए हम अपने आखिरी टॉपिक की ओर पहुंच चुके हैं, वो है माइक्रो इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी। 39 में एक क्वेश्चन, critically examine the Ricardian theory of rent, discuss its relation with price, रेंट की जो थ्योरी है वो। उसके बाद 40 में पूछा गया मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट, यहाँ पे भी रेंट, ठीक है, वो शॉर्ट नोट है। फिर 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 एक भी क्वेश्चन नहीं। उसके बाद 48 to 52 में पूछा गया क्रिटिकली डिस्कस द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे एमपीटी पूछा गया। उसके बाद यहाँ भी कुछ नहीं, फिर यहाँ पे सरप्लस वैल्यू थ्योरी ऑफ लेबर पूछा गया। ठीक है, ये फिर 63, 64, 65 में कोई क्वेश्चन नहीं, 66 में वापस से यही क्वेश्चन पूछा गया, कंपेयर द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विद द मॉडर्न थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके अंदर कुछ नहीं पढ़ना है आपको, अपने ग्रीन बोर्ड पे चले हैं। डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी में हमें क्या क्या पढ़ना है, इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है, एक पढ़ना है आपका रिकार्डो, दूसरा हमें पढ़ना है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, तीसरा हमें पढ़ना है सरप्लस वैल्यू थ्योरी, और चौथा हमें पढ़ना है, वो पढ़ना है हमें मॉडर्न थ्योरी। रेंट, रेंट और रेंट, आपको डिस्ट्रीब्यूशन में यही 4 टॉपिक पढ़ना है, रेफरेंस, एचएल, ओजा। तो ये कुल मिला करके हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो होता है कंप्लीट। अब आप ये सारे टॉपिक्स अगर खुद से पढ़ना चाहते हैं तो आप एचएल आहूजा रेफर कीजिए। हम बार बार एचएल आहूजा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अब आपको पता है कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है। और एचएल आहूजा मोटी किताब है, क्यों? क्योंकि वो रिपीटेटिव है, एक ही चीज को वो बार बार समझाता है, जो आपका अच्छा ही होगा। ठीक है, उसके अलावा आप अगर खुद से नहीं पढ़ना चाहते हैं, हमारे साथ इकोनॉमिक्स को एंजॉय करना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑनलाइन क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, 15 नवंबर से। ठीक है, तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अभी तक बने हुए हैं। आप इसलिए बने हुए हैं क्योंकि यहां से आपको इसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स में कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, और बधाई हो, आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं क्योंकि आप यहां तक बने हुए हैं। तो आप जरूर जुड़िए हमारे साथ लाइव क्लासेस में, क्योंकि आपको YouTube पे आप इंटरेक्शन नहीं है तब भी आपको मजा आ रहा है, और जब इंटरेक्शन होगा तो आपको कितना मजा आने वाला है। ठीक है, तो इसी के साथ आप सबको छठ की बहुत सारी मतलब शुभकामनाएं और बधाई हो। आप लोग एंजॉय कीजिए छठ। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक को लेकर के YouTube पे। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए। कोरोना काल चल रहा है अभी भी, तो वैक्सीनेशन तो आप लोग ले ही चुके होंगे, मास्क वास्क लगा के रखिए और थोड़ा अच्छे से सेफ रहिए, क्योंकि अफसर बन के आप लोगों को कल अपने बिहार का विकास करना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।